मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग एवीएफएम के यूनिट नंबर 12 के थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है डिसीजन मेकिंग में। आइए दोस्तों एक एक एस्पेक्ट को समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये टॉपिक आसान लगने लगेगा और आप सारे कंसेप्ट को समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बजटिंग होता क्या है दोस्तों? बताया जा रहा है दोस्तों कि कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है। आप ये पता करते हैं कि कौन सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए। आपको तो अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो कौन सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो, राइट। लेकिन दोस्तों बिजनेस को बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं कैपिटल बजटिंग के बियॉन्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस को डिसाइड करना पड़ता है क्या कि दोस्तों कितना खर्चा करना है मार्केटिंग पे, कितना एम्प्लॉय को पे करना है, ठीक है। और क्या क्या देखना पड़ता है दोस्तों, कितना एम्प्लॉय को पे करना है, कितना मार्केटिंग पे खर्चा करना है, और दोस्तों फिर देखना है कितना रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों ये जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो जस्ट बजटिंग और फंडिंग के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए कुछ कंपनी है, उसे डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करना है, कितना उसके लिए चार्ज करना है, क्या उस प्रोडक्ट को इन हाउस बनाना है या आउटसोर्स करना है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को। ये सभी डिसीजन लेने होते हैं बिजनेस को डाटा एनालिसिस और एस्टिमेट को यूज करना पड़ता है ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। जैसे मान लीजिए कि वो मार्केट रिसर्च को यूज करेगी, बिजनेस क्या करेगी, मार्केट रिसर्च को यूज करेगी ताकि कस्टमर के प्रेफरेंस को समझेगी, या वो फाइनेंशियल मॉडलिंग को यूज करेगी ताकि वो फ्यूचर रेवेन्यू एक्सपेंस को फोरकास्ट कर सकेगी। दोस्तों फिर बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि प्रॉफिट ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है बिजनेस के लिए, लेकिन दोस्तों ये केवल सिंगल फैक्टर नहीं है जो कि डिसीजन मेकिंग को ड्राइव करे। कंपनी एथिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू को भी कंसीडर करे, जैसे कि एक पार्टिकुलर डिसीजन इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं करेगा या लेबर लॉ को वायलेट तो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी एक पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट को इंस्टॉल की, ठीक है, और किसी सीमेंट प्लांट में, लेकिन दोस्तों ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं है क्योंकि इन्वायरमेंटल और सोशल, जैसे मान लीजिए कि एक डिसीजन का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ध्यान में रखता है। वो एक ऐसा कंपनी है जो कि चूज कर रही है कि हम एक पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट को इंस्टॉल करेंगे अपने सीमेंट प्लांट में, लेकिन पता है उसको कि ये जो डिसीजन है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है शॉर्ट टर्म में, लेकिन कंपनी ऐसा इसलिए की क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करती है कि जो इन्वायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट है पॉल्यूशन का, उसको समझती है इस बात को और इस नेगेटिव इफेक्ट को मिटिगेट करना चाह रही है। उसे खर्चा ज़्यादा लगेगा इसमें, लेकिन दोस्तों उसको कंपनी समझ रही है कि ये जो सीमेंट प्लांट है इसमें कितना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होगा, तो इस कारण से दोस्तों वो उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए इस प्लांट को इस पार्टिकुलर पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट को अपने सीमेंट प्लांट में रख रही है। समझ में आया दोस्तों एक एक पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसे होता है। दोस्तों देखिए, आपको यदि किसी प्रोडक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी को समझना है या सर्विस की प्रॉफिटेबिलिटी को समझना है तो कंपनी को कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ सेल्स और दोस्तों प्राइस, ये तीन चीज़ को समझना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। इन सभी कंपोनेंट को समझकर वो डिसीजन ले सकेंगे जो जिससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकेगा। दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट है वो दो मेन कंपोनेंट होता है कॉस्ट का। कॉस्ट को आप कैटेगराइज कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में जो कि कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी हो, ये कॉस्ट। सो फ्रेंड्स यहाँ बताया जा रहा है आपको कि कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस। देखिए क्या बता रहा है दोस्तों कि यदि आपको किसी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को पता लगाना है तो ये जरूरी है कि आप कॉस्ट देखिए कि प्रोडक्शन से कितना कॉस्ट एसोसिएटेड है, क्या गुड्स एंड सर्विस का वॉल्यूम प्रोड्यूस किया जा रहा है और किस प्राइस पे उस गुड्स सर्विस को बेचा जा रहा है। ये कंपोनेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट है और इनका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है कंपनी के प्रॉफिट में। दोस्तों फिक्स कॉस्ट वो खर्चा होता है जो कि कॉन्स्टेंट ही रहेगा चाहे प्रोडक्शन का लेवल कुछ भी हो जाए, जैसे रेंट या सैलरी। वेरिएबल कॉस्ट वैसा खर्चा होता है जो कि प्रोडक्शन के लेवल के साथ चेंज होता है, जैसे मटेरियल कॉस्ट या लेबर कॉस्ट। दोस्तों एग्जांपल के तौर पर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका फिक्स कॉस्ट हो सकता है $10,000 एक महीना का रेंट और यूटिलिटीज़ का, लेकिन रॉ मटेरियल और लेबर का कॉस्ट वेरी करेगा, डिपेंड इस बात पे करेगा कि कितना प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि जब भी कोई कंपनी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करती है लार्ज क्वांटिटी में तो वो बेनिफिट हो सकती है इकोनॉमिक ऑफ स्केल से। अभी इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि जो कॉस्ट पर यूनिट होता है ना वो घटता है जैसे प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि फैक्टर क्या क्या क्यों ऐसा होता है, समझिए बात को कि कॉस्ट पर यूनिट घटता है जैसे प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि इंप्रूव एफिशिएंसी, लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड बल्क डिस्काउंट ऑन परचेज। लेकिन दोस्तों यदि कंपनी को अपने फैसिलिटीज़ को अपस्केल करना है और इक्विपमेंट को अपस्केल करना है ताकि प्रोडक्शन बढ़ा सकें, तो इस कारण से दोस्तों एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगा जो कि सेविंग जो आपको इकोनॉमिक ऑफ स्केल से मिलेगा उसको ऑफसेट कर देगा, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, आइए समझते हैं दोस्तों। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो उसके टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, और ये प्रॉफिटेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है दोस्तों। प्राइसिंग एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ब्रेक इवन पॉइंट को डिसाइड करने में, क्योंकि जो हायर प्राइस होगा ना उस कारण से हायर रेवेन्यू होगा और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको मैं इसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। देखिए एग्जांपल से समझिए, तो ये जो पॉइंट मैंने बोला कि दोस्तों कि जैसे हायर प्राइस होगा तो हायर रेवेन्यू होगा और लो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसका टोटल फिक्स कॉस्ट है $10,000 एक महीने का, और वेरिएबल कॉस्ट है दोस्तों $5 एक यूनिट का। तो उसे कितना यूनिट बेचना पड़ेगा? 2000 यूनिट बेचना पड़ेगा, है ना। और किस रेट पे? $10 प्रत्येक रेट पे, ताकि ब्रेक इवन कर सके, क्योंकि $10,000 उसका फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है $5, तो 2000 यूनिट बेचना पड़ेगा ना उसे, और $10 के रेट से, ताकि ब्रेक इवन कर सके। तो लेकिन दोस्तों वो प्राइस को मान लीजिए $15 बढ़ा दे पर यूनिट। अभी कितना है दोस्तों? अभी है $5, प्राइस बढ़ा के $15 कर दे तो उसे केवल मात्र 1000 यूनिट बेचना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि दोस्तों यदि प्राइस बढ़ा देंगे तो रेवेन्यू ज़्यादा होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या बताया जा रहा है दोस्तों? इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जरूरी है कंसीडर करना कि क्या कॉस्ट प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है, आपका एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ सेल क्या है, किस प्राइस पे प्रोडक्ट या सर्विस को बेचा जाएगा। ये फैक्टर डिटरमाइन करेंगे कंपनी के प्रॉफिट को और किस पॉइंट पे ये ब्रेक इवन करेगा। जैसे मान लीजिए कि कंपनी इन्वेस्ट करेगी नए इक्विपमेंट में, राइट। कंपनी क्या कर सकती है कि नए इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है या अपने प्रोडक्शन वॉल्यूम को बढ़ा सकती है, लेकिन वो कंसीडर करे कि इक्विपमेंट का कॉस्ट क्या है, ठीक है। फिर वो ये भी देखे कि सेल्स में कितना पोटेंशियल इंक्रीज होगा, किस प्राइस से प्रोडक्ट को सोल्ड किया जाएगा, तब ये डिटरमाइन करे कि क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट को समझना काफ़ी जरूरी है दोस्तों। फिर क्या बताया जा रहा है? जब भी एक नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए तो कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिसर्च और डेवलपमेंट में, मार्केटिंग और प्रोडक्शन में। तो ये जो कॉस्ट होता है ना दोस्तों, वो हाई भी हो सकता है कभी कभी, और दोस्तों इसको समय लगता है रिकूप होने में, स्पेशली यदि सेल्स का वॉल्यूम शुरू में बहुत कम है तो, ठीक है। तो समय लगता है इसको रिकूप होने में। जैसे मान लीजिए कि एक नया टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, उसमें आपको सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लेकिन जो इनिशियल मार्केट डिमांड होगा हो सकता है लो हो, जिस कारण से ब्रेक इवन डिले हो जाए। जब भी एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है दोस्तों, ये जरूरी है कि आप बायर को अट्रैक्ट करें और डिमांड को जनरेट करें। एक तरीका है इसको करने का कि आप एफोर्डेबल प्राइसिंग को ऑफर करें, जिससे प्रोडक्ट अट्रैक्टिव हो पोटेंशियल बायर को। जैसे मान लीजिए एक नया क्लॉथिंग ब्रांड है, वो लोअर प्राइस ऑफर कर सकती है दैन द एस्टैब्लिश ब्रांड। क्यों लोअर प्राइस ऑफर करेगी? ताकि नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें और अपना एक कस्टमर बेस को बिल्ड कर सकें। तो वो क्या करेगी? सस्ते में बेचेगी। कोई नया प्रोडक्ट आएगा तो उसे क्या करेगी दोस्तों? सस्ते में बेचेगी। कारण क्या सस्ते में बेचने का? कि दोस्तों जो उसका कॉम्पिटिटर है, जो कस्टमर बेस है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए वो क्या करेगी दोस्तों? सस्ते में बेचेगी, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है। आइए आगे पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि यदि कोई मान लीजिए कोई कंपनी है, वो टारगेट कर रही है, सपोज कंपनी लार्ज मार्केट, ये बात देखिए, यदि कोई कंपनी टारगेट कर रही है लार्ज कंज्यूमर मार्केट को, तो उसे प्लान करना पड़ेगा हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम के लिए, जिसमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए प्रोडक्शन इक्विपमेंट में, इक्विपमेंट प्रोड्यूस करना, फैसिलिटी प्रोड्यूस करना, वर्कफोर्स में। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस कर रही है, तो उसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैसिलिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि डिमांड को मीट कर पाए। दोस्तों फिर क्या बताया जा रहा है कि जब भी एक नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना, एक पॉइंट को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि जब भी ये तो मैंने आपको कॉस्ट ओके सो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। क्या बताया जा रहा है कि व्हेनेवर, जब भी एक नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए या आप एक ब्रांड के अवेयरनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग में भी और ब्रांड बिल्डिंग में भी, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट करना है और ब्रांड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंस है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं और वो किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नया बेवरेज ब्रांड है, ठीक है, उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा एडवर्टाइजिंग कैंपेन में, प्रोडक्ट सैंपल में और प्रमोशनल इवेंट में, ताकि रीजनेबल मार्केट शेयर को कार्व आउट कर सके, ठीक है, जो कि अफेक्ट करेगा ओवरऑल प्रोडक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी को। समझे? वही बताया जा रहा है। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, फिक्स वॉल्यूम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। बताया जा रहा है दोस्तों कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें तो उससे पहले क्या क्या कॉस्ट, वॉल्यूम, प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टर कंसीडर करे बहुत सारे फैक्टर्स को, कि प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होगा, किस प्राइस पे सिर्फ बेचा जाएगा। ये फैक्टर डिसाइड करते हैं अल्टीमेटली प्रॉफिट को और किस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन होगा। दोस्तों कॉस्ट, वॉल्यूम और प्राइस ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। शॉर्ट में CVP बोलेंगे इसे। तो CVP मतलब कॉस्ट, वॉल्यूम और प्राइस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गया, तो इन्वेस्टर जो है फिर से रिवर्क करे, ठीक है। इन्वेस्टर क्या करे? फिर से रिवर्क करे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, ताकि पता कर सके कि इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है कि नहीं हायर कॉस्ट पे।
दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि बहुत सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइस, कॉस्ट और वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं किसी इन्वेस्टमेंट का। ये फैक्टर के अंदर वार्स, फ्लड, पैंडेमिक, पॉलिटिकल अपीवल, ट्रेड ट्रीटीज, कोटा रेस्ट्रिक्शन, ये सभी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है वो फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो अफेक्ट हो सकती है ट्रेड ट्रीटीज में चेंज आने से या पॉलिटिकल अपीवल आने से, जो कि उसके प्राइस, कॉस्ट और वॉल्यूम को अफेक्ट करेगा उसके इन्वेस्टमेंट का। मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर है जैसे फ्लड, वो सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो उसने क्या किया, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट किया। ठीक है, अब जरा बात करते हैं दोस्तों CVP एनालिसिस की। तो क्या है दोस्तों, CVP एनालिसिस एक टूल होता है जिससे आप प्राइस, वॉल्यूम और वेरिएबल कॉस्ट का जो चेंज है उसके इम्पैक्ट को आप एसेस कर सकते हैं। ठीक है, या जैसे मान लीजिए कि फिक्स्ड कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट है किसी प्रोजेक्ट के बेनिफिट पे है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी CVP एनालिसिस यूज़ करेगी ये पता करने के लिए कि कैसे सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट में इंक्रीज होने से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगा। दोस्तों ये जो CVP एनालिसिस है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसका यूज़ क्या है दोस्तों, इससे आप डिसीजन ले सकते हैं प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन में। जैसे मान लीजिए कि कंपनी CVP एनालिसिस को यूज़ करेगी डिटरमाइन करने के लिए कि कोई प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं है, उसके इम्पैक्ट को एनालाइज करेगी, प्राइस का चेंज, प्राइस में चेंज आए, वॉल्यूम में चेंज आए, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आए या फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज आए, तो कैसे उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, ये सब देखेगी। दोस्तों CVP एनालिसिस को यूज़ किया जाता है ताकि आप फाइनेंशियल क्वेश्चन को आंसर कर सकें। ठीक है, तो यू कैन आंसर द फाइनेंशियल क्वेश्चन यूजिंग द CVP एनालिसिस। ठीक है, तो CVP एनालिसिस के माध्यम से आप फाइनेंशियल क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं जो कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है वो CVP एनालिसिस यूज करेगी ये पता करने के लिए कि जो सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, ठीक है, या आप मान लीजिए कि इंक्रीज इन द सेल्स, कैसे सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज या सेलिंग प्राइस जो है कंपनी के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। ये हेल्प करेगा, CVP एनालिसिस हेल्प करेगा कंपनी को ये पता लगाने के लिए कि कैसे अपने फिक्स कॉस्ट को मीट करेगी एडवर्टाइजिंग से और कैसे अपने सेल्स स्टाफ को कॉम्पेंसेट करेगी। दोस्तों CVP एनालिसिस प्रेडिक्ट करता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होगा इन रिस्पॉन्स टू द फ्लक्चुएशन इन सेल्स, प्राइस, आउटपुट और कॉस्ट। जैसे मान लीजिए कि कंपनी CVP एनालिसिस को यूज करेगी प्रेडिक्ट करने के लिए कि कैसे सेल्स वॉल्यूम में चेंज, सेलिंग प्राइस में चेंज, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज उसके कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इससे कंपनी डिसीजन ले सकेगी कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए ताकि अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकें। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है साइकिल एडल्ट के लिए और चिल्ड्रन के लिए। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जैसे ट्रेडिशनल CVP और एक्टिविटी बेस्ड CVP एनालिसिस में। अब मैं आपको एक्टिविटीज बेस और दोनों में अंतर समझाता हूँ। देखिए, मंथली डिमांड एंड प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट दोनों में, सेलिंग प्राइस है 8,500 रुपया ट्रेडिशनल में और 8,000 दोनों में 8,000 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 7,500 है, फिक्स कॉस्ट देखिए 10 लाख है ट्रेडिशनल में और 8.5 लाख है दोस्तों एक्टिविटी में। अब आइए जरा समझते हैं क्या डिफरेंस है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल CVP स्टडी होता है ना, उसमें फिक्स कॉस्ट को कांस्टेंट माना जाता है और नाम ही है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को क्या माना जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, और जो फिक्स कॉस्ट है दोस्तों वो चेंज नहीं करेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के प्रपोर्शन में या जो सर्विस परचेज किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसको जो रेंट दिया जा रहा है फिर ये फिक्स कॉस्ट है और वो सेम रहेगा चाहे कंपनी 100 यूनिट प्रोड्यूस करे या 1000 यूनिट प्रोड्यूस करे। राइट, तो रेंट तो चेंज होने वाला है नहीं, वो तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, तो वो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा चाहे कितना भी यूनिट प्रोड्यूस हो। लेकिन दोस्तों ये तो हमारा ट्रेडिशनल CVP, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एनालिसिस में क्या होता है, एक मेथड होता है जिससे हम किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट को पता कर सकते हैं या सर्विस के कॉस्ट को पता कर सकते हैं कि आप स्पेसिफिक एक्टिविटी से कॉस्ट को असाइन कर सकते हैं। जैसे क्या होता है दोस्तों, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एनालिसिस क्या करता है कि मंथली फिक्स कॉस्ट को डिसाइड करता है कंपनी का, वो है 8 लाख रुपया पर महीना, है ना। यहाँ देखिए ना 8 लाख रुपया पर महीना है एक्टिविटी बेस्ड वाले में। दोस्तों और समझिए, जो आपका स्टील सपोर्ट है उसका जो प्रोडक्शन होता है, जो मिलिंग मशीन यूज कर रहा है दोस्तों, बैचेज ऑफ 25, मतलब ये बात दोस्तों कंपनी जो है 25 यूनिट ऑफ स्टील सपोर्ट प्रोड्यूस कर रही है बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैच में मूव करने से पहले 25 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या पॉइंट क्या बता रहा है। कंपनी जो है स्टील सपोर्ट यूज कर रही है 25 यूनिट के बैच में, लेकिन बैच जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको इंटेंडेड है अलग टाइप ऑफ साइकिल के लिए। इस केस में जो बैच प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको चिल्ड्रन साइकिल, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना साइकिल का, तो वही है बैच का रहा है कि जो बैच प्रोड्यूस किया जा रहा है वो है चिल्ड्रन साइकिल के लिए, लेकिन जो स्टील सपोर्ट का प्रोडक्शन है 25 यूनिट के बैचेज में वो इंटेंडेड एडल्ट साइकिल के लिए। फिर दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सेटअप के बारे में बात की जा रही है कि 10,000 चिल्ड्रन का जो बाइसिकल बनाना है उसके लिए कितना सेटअप चाहिए, 400 सेटअप चाहिए और प्रत्येक सेटअप का कॉस्ट है 500 रुपया।
समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए 10,000 आपका यूनिट है ना, तो 10,000 यूनिट आपको बनाना है चिल्ड्रन बाइसिकल को, तो कितना सेटअप चाहिए दोस्तों? 400 सेटअप चाहिए, और प्रत्येक सेटअप का कॉस्ट है 500 रुपया। मतलब कंपनी को दोस्तों मशीनरी और इक्विपमेंट 400 गुना सेट करना पड़ेगा ताकि 10,000 चिल्ड्रन बाइसिकल को बना सके, और प्रत्येक सेटअप का कॉस्ट कितना है? 500 रुपया। दोस्तों क्लासिकल सीवीपी मेथड में क्या होता है कि जो सेटअप कॉस्ट होता है ना उसको फिक्स कॉस्ट से कंबाइन किया जाता है, लेकिन जो एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी मेथड होता है उसमें सेटअप कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट से सेपरेट किया जाता है। मतलब एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी मेथड में सेटअप कॉस्ट को एक वेरिएबल कॉस्ट ट्रीट किया जाता है, जबकि क्लासिकल सीवीपी मेथड में इसको फिक्स कॉस्ट ट्रीट किया जाता है। याद रखिएगा, जो हमारा क्लासिकल सीवीपी है यानी ट्रेडिशनल सीवीपी है उसमें जो हमारा सेटअप कॉस्ट है उसको माना जाता है फिक्स कॉस्ट, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड में सेटअप कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट माना जाता है। दोस्तों जो मैनेजर है वो प्रपोज किया कि बैच साइज को 50 यूनिट बढ़ाया जाए। अभी 25 यूनिट था, उसको बढ़ा के 50 यूनिट किया जाए, ताकि नंबर ऑफ सेटअप जो रिक्वायर्ड है सेम नंबर ऑफ स्टील सपोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? बैच साइज को ही बढ़ा रहा है। इस कारण से क्या होगा? नंबर ऑफ सेटअप जो है 400 था अब हो जाएगा 200। लेकिन दोस्तों एडिशनल इन्वेंट्री स्टोरेज भी तो बढ़ेगा, जो कि उसका खर्चा कितना हो जाएगा? 50,000 रुपया एक महीने का एडिशनल इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर। तो मैनेजर ने क्या सोचा, क्यों ना हम बैच साइज को ही बढ़ा दें, 25 यूनिट की जगह 50 यूनिट करते हैं। तो जब बैच साइज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेटअप बढ़ जाएगा, पहले 400 यूनिट था 200 यूनिट हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो अब बता रहा है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो है एक यूनिट का $5 और उसे बेच रही है एक यूनिट पे $10 पे। कंपनी का फिक्स कॉस्ट है $1,000 पर महीना, और वो दोस्तों 100 यूनिट पर महीना बेच रही है, जिस कारण से जो ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा है वो है 100 यूनिट पर महीना। तो यदि कंपनी अपने बैच साइड को बढ़ाकर 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट को कर लेती है एक महीने में, तो इसका वेरिएबल कॉस्ट घट जाएगा $4 पर यूनिट, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण। तो जो नया ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो कितना होगा? 200 यूनिट पर मंथ। तो जो बैच साइज का जो इंक्रीज होता है ना वो ब्रेक इवन पॉइंट को इम्पैक्ट करता है और प्रॉफिट को भी इम्पैक्ट करता है। फिर दोस्तों कॉस्ट ऑफ लेबर के बारे में बताया जा रहा है। मान लीजिए कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है जिसमें बहुत सारे मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट है सेटअप प्रोसेस के लिए। तो जो लेबर का कॉस्ट है वो वेरी कर सकता है स्किल लेवल पे और लेबर के एक्सपीरियंस पे। यदि लेबर कॉस्ट सिग्निफिकेंट है तो इसको इंक्लूड किया जा सकता है ओवरऑल एस्टिमेट में कि कितना सेटअप कॉस्ट करेगा। यदि आप लेबर कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे सेटअप प्रोसेस में तो इस कारण से आपका एस्टिमेट इनएक्यूरेट आएगा, जो कि आपके ब्रेक इवन पॉइंट को इम्पैक्ट करेगा, आपके प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। समझ रहे बात को। जैसे मान लीजिए कि एक मिलिंग मशीन है, ठीक है, वो उसको यूज कर रहे हैं आप मल्टीपल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, मिलिंग मशीन को यूज कर रहे हैं आप मल्टीपल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। प्रत्येक टाइम मशीन को रिकन्फिग्यूर किया जाता है ताकि एक डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाए, तो उसके लिए एक सेटअप चाहिए। यदि मशीन रिक्वायर करता है बहुत सारे सेटअप को मल्टीपल प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा। और दोस्तों यदि प्रत्येक सेटअप का कॉस्ट हाई है तो ये फिजिबल नहीं है कि आप मशीन को हमेशा रिकन्फिग्यूर करें, जिस कारण से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। और ये जो रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी है इस कारण से कॉस्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड है और जो हमारा नेक्स्ट मेथड है उसको समझाने के लिए आपके सामने बुक का ये पेज इलस्ट्रेशन लाया हूँ। फिर मैं इसे आपको समझाता हूँ दोस्तों एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। देखिए ये डायग्राम तो आप देख रहे होंगे। तो ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस में क्या है, जो फिक्स कॉस्ट है वो होता है वो कॉस्ट जो कि प्रोपोर्शन में चेंज होता है, मैंने आपको बता दिया है। तो एक एनालिसिस हमने कंडक्ट किया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से, ये पता लगाया गया कि जो मंथली फिक्स कॉस्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है और वो कितना है 8 लाख रुपया पर महीना है। देख सकते हैं लिखा हुआ है 8 लाख पर महीना। और एनालिसिस के फाइंडिंग से पता किया गया कि जो मिलिंग मशीन यूज किया जा रहा है मेटल को कट करने के लिए स्टील सपोर्ट में, ठीक है, मेटल को स्टील सपोर्ट में कट किया जा रहा है मिलिंग मशीन के द्वारा। और ये जो स्टील सपोर्ट का जो प्रोडक्शन है वो 25 यूनिट के बैचेज में हो रहा है। एक बैच को कंप्लीट करने के बाद जो कि चिल्ड्रन साइकिल के लिए है। फिर दोस्तों क्या बताया जा रहा है, मैं आपको शो करता हूँ, लेट मी शो यू। द फॉलोइंग बैच वुड बी इंटेंडेड फॉर द एडल्ट साइकिल। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि सेटअप में चेंज आ रहा है, मतलब अगले बैच को एक बैच को कंप्लीट करने के बाद सेटअप चेंज करना पड़ रहा है। तो यदि 10,000 चिल्ड्रन बाइसिकल को मैन्युफैक्चर करना है तो जो सेटअप है ना वो कितना है 10,000 स्ट्रीट सपोर्ट डिवाइडेड बाई 25 इच बैच, ठीक है, यानी कि दोस्तों 400 सेटअप चाहिए। और प्रत्येक सेटअप का कॉस्ट है 500 रुपया, जिसके अंदर दोस्तों चार्जेस होते हैं जैसे ऑयल चेंज करना, जिग्स परचेज करना, बहुत सारा चीज़। तो पास्ट में दोस्तों स्टैंडर्ड सीवीपी एनालिसिस कंबाइन किया इस सभी कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट एक साथ में। आपको पता करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, प्रॉफिट पर मंथ क्या है, दोनों से, सीवीपी से भी और एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी से भी। और चूंकि आप मैनेजर हैं इस प्लांट से तो आपका बेस्ट इंटरेस्ट है कि आप अमाउंट को लिमिट करें,
जो कि मशीन को सेटअप करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा ताकि ये ऑपरेट हो सके फुल कैपेसिटी में। इमेजिन कीजिए एक समय के लिए कि जो मिलिंग मशीन है उसका कैपेबिलिटी है कि वो अलग अलग टाइप ऑफ साइकिल को प्रोड्यूस करे, जैसे कि एडल्ट साइकिल, स्पोर्ट्स साइकिल। तो एज अ रिजल्ट आप बैच साइज सजेस्ट करते हैं चिल्ड्रन स्ट्रीट सपोर्ट का 50 इंडिविजुअल यूनिट को बढ़ा दें। पहले दोस्तों एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट पता करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट बताया गया है, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। दोस्तों पहले पार्ट को समझते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाता है। देखिए हाउ टू कैलकुलेट अ ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट पर मंथ। तो जैसे कंपनी जो है एक प्रोडक्ट को बेच रही है 8,000 पर यूनिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों? 8,000 पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है प्रत्येक यूनिट को प्रोड्यूस करने का? 7,500। ये डाटा दोस्तों आप यहाँ से लिए हैं, देखिए 8,000 है ना, और 7,500 वेरिएबल कॉस्ट है। वही डाटा को हम यहाँ हमने उतारा है। तो 8,000 हमारा सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा 7,500, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा पर यूनिट वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 500 रुपया पर यूनिट। तो कंपनी का जो फिक्स कॉस्ट है हर एक महीना का वो कितना है? 10 लाख रुपया है ना। तो 10 लाख रुपया फिक्स कॉस्ट है। तो ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे कि ब्रेक इवन निकालने के लिए जो फिक्स कॉस्ट है पर मंथ उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर लीजिए। यानी 10 लाख को आप 500 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2,000 मिलेगा। मतलब दोस्तों कंपनी को कम से कम 2,000 यूनिट बेचना है हर एक महीना ताकि अपने फिक्स कॉस्ट को कवर कर सके। अब बचा प्रॉफिट पर मंथ निकालना। तो प्रॉफिट पर मंथ निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो मंथली डिमांड है, जो कि आपका 1,000 है, 10,000 है मंथली डिमांड, उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर फिक्स कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 40 लाख का, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा निकल गया कि ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिए क्लासिकल मेथड से, ठीक है। क्लासिकल मेथड से आपने निकाल लिया। अब दोस्तों एक्टिविटी बेस्ड मेथड से कैसे निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट वो समझते हैं। तो यदि आपको ब्रेक इवन पॉइंट एक्टिविटी बेस्ड निकालना है तो कंपनी बैचेज में प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है दोस्तों? प्रोडक्ट को बैचेज में प्रोड्यूस कर रही है 25 यूनिट का, और वो प्लान कर रही है कि वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी एक महीने में। मतलब ये बात दोस्तों कंपनी को सेटअप को यूज़ करना पड़ेगा, मिलिंग मशीन को सेटअप करना पड़ेगा एक महीने में कितना बार? सोचिए, समझिए बात को। वो एक महीने में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी और 25-25 के बैच में प्रोड्यूस करेगी, और एक बार बैच बन जाएगा तो उसको सेटअप चेंज करना पड़ेगा। तो बताइए कितना बार सेटअप चेंज करना पड़ेगा एक महीना में? तो 10,000 को 20 से भागा दे दीजिए, यानी 400 बार उसको सेटअप चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों जो फिक्स कॉस्ट है वो पर मंथ वो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये बात समझिए, उसको 400 बार चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। ये इट हैज़ टू बी गेट चेंज 400 टाइम्स, ठीक है। तो हम लोग एक्टिविटी बेस्ड मेथड की बात कर रहे हैं। अभी हमने आपको क्लासिकल मेथड से समझाया, अब एक्टिविटी बेस्ड मेथड से मैं समझाता हूं दोस्तों कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड से कैसे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। लेट अस सी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो यहाँ पे दिया हुआ है 8 लाख है ना, 8 लाख दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब जरा देखिए, तो ट्रेडिशनल सीईपी एनालिसिस होता है ना, ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है, टोटल फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, राइट। जो हमारा ट्रेडिशनल फिक्स कॉस्ट मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर रहे हैं कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो है 8,000 यूनिट, ठीक है। देखिए अंतर समझिए, ट्रेडिशनल सीईपी एनालिसिस में क्या होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं कैसे? जैसे यहाँ जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था इसमें हमने क्या किया, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला कि आपने क्या किया कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दिया गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। जैसे कंपनी 8,000 पर यूनिट पे बेची, वेरिएबल कॉस्ट है 7,500 का, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला आपने 500, तो बीबी आपने निकाल लिया, बीबी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आपने निकाल लिया 2,000 यूनिट पर मंथ, और मंथली डिमांड निकाल लिया चूँकि 10,000 है, तो इस प्रकार से आपने प्रॉफिट निकाल लिया कि 10,000 को 500 से गुना कर दिया, ठीक है, 500 पर यूनिट, क्योंकि 500 पर यूनिट तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, उसमें से आपने ये 10 लाख जो फिक्स कॉस्ट है उसको माइनस कर लिया, ठीक है। तो आपको मिल गया कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड मेथड में क्या होता है कि वो एडिशनल कॉस्ट को कंसीडर करता है, जिसको कहते हैं सेटअप कॉस्ट। ये सेटअप कॉस्ट ये सीईपी में आया था क्या? नहीं आया था, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड में सेटअप कॉस्ट आएगा, ठीक है। एक्टिविटी वाले में दोस्तों सेटअप कॉस्ट भी आएगा। तो सेटअप कॉस्ट जो होता है इस केस में कितना यूनिट एक बैच में प्रोड्यूस किया जा रहा है? एक बैच में 25 यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो कंपनी को 400 सेटअप एक महीना में कंडक्ट करना पड़ेगा। तो जो फिक्स कॉस्ट पर मंथ है वो कितना है दोस्तों? 8,000 है ना, 8 लाख है, और कॉस्ट पर सेटअप है वो कितना है? 500 रुपया, मतलब एक सेटअप का कॉस्ट है 500 रुपया। तो बीपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ प्लस नंबर ऑफ सेटअप इंटू कॉस्ट पर सेटअप डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी तक आप केवल फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते थे, अब बस क्या करना है कि कितना नंबर ऑफ सेटअप है और कॉस्ट पर सेटअप कितना है। तो बताइए कितना हो जाएगा? तो देखिए कॉस्ट पर फिक्स कॉस्ट तो आपको दिया हुआ है 8 लाख का, और फिर कॉस्ट पर सेटअप कितना है दोस्तों?
कॉस्ट पर सेटअप है दोस्तों, आपको दिया हुआ है कॉस्ट पर सेटअप जो है, ठीक है, वो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 500 रुपया है, 500 को मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, आप 400 से, तो 2 लाख आ जाएगा। तो 2 लाख और 8 लाख कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख को 500 से डिवाइड कर दीजिए तो 2000 यूनिट हो जाएगा। तो ये बीपी मिला। और प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है आपको एक्टिविटी बेस्ड मेथड से, तो मंथली डिमांड इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस सेटअप कॉस्ट, बस यह है कि सेटअप कॉस्ट आ जाता है इसमें। तो आपको प्रॉफिट पर यूनिट है जो जाएगा 40 लाख। तो आपने क्या देखा दोस्तों कि एक्टिविटी बेस्ड मेथड को यूज करके भी कंपनी ने एडिशनल कॉस्ट देखा कि 400 सेटअप बनाने का एडिशनल कॉस्ट कितना है, जिससे मैनेजमेंट इन्फॉर्म डिसीजन ले सकेगी कि कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया जाए। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा ये प्रोसेस, जो एग्जांपल समझाया जा रहा है कि कैसे आप क्लास सीईपी मेथड को यूज़ करेंगे, कैसे आप एक्टिविटी बेस्ड सीईपी, ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस्ड में सीईपी में क्या डिफरेंस होता है, कि एक्टिविटी बेस्ड में आपका ये क्या होता है दोस्तों, सेटअप कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, फिक्स बेसिस में सेटअप कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। दोस्तों ये जो पार्ट 2 है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, if you want such type of lecture, so for the future, for kindly WhatsApp me on number shown on the screen। यदि आप इस तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं लेक्चर में, so आप WhatsApp करके इसका पेड लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर विल बी अवेलेबल टू द पेड मेंबर। धन्यवाद।